Good morning, students. Welcome to Study Khazana. Myself Harsh, Faculty of Accounts. तो हमने आज तक काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए, कैश बुक एंड जर्नल के कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं और एक हम चैप्टर कर चुके हैं डेप्रिसिएशन। तो आज जो हम 11th क्लास का टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत ही इजी टॉपिक है। जितनी अब तक आपने डिस्कशन की है जर्नल में, कैश बुक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो उसके रिगार्डिंग जो हमने एंट्रीज देखी थी ये उसी पे बेस एक चैप्टर है। तो ये चैप्टर कहाँ पे लाई करता है इन बिजनेस, वो एक बार देखेंगे। इसका इंट्रो आज करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, और एक कंपल्सरी क्वेश्चन इसमें से हर बार 11th में आता ही है, तो बड़े ध्यान से ये आप टॉपिक देखोगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इट्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट सी है जो हमने बनानी है। तो मतलब बैंक, सर हमें बैंक का नाम तो मतलब पता ही है, बैंक क्या होता है। सर रिकन्सिलिएशन क्या होता है? रिकन्सिलिएशन अजय होता है मैच करवाना। क्या करवाना? मैच। सर बैंक को मैच करवाना मतलब, अभी ध्यान से देखना, इस चैप्टर का नाम आपको अभी क्लियर हो जाएगा और इस चैप्टर को हम बिजनेस में कैसे यूज करते हैं तो वो भी आपको अभी इश्यू ये क्लियर होने वाला है। इससे पहले कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के नाम पे चर्चा करें, तो इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, पहले वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये है आपकी दुकान है और इसमें मिस्टर मलिक बैठे हुए हैं। मिस्टर मलिक की कोई भी प्रोप्राइटर है जो बिजनेस कर रहा है, उसकी बैंक के साथ डीलिंग्स होती हैं। बैंक के साथ क्या होती हैं? डीलिंग्स होती हैं। ये हमने कैश बुक चैप्टर में देखा था। तो किस तरीके से वो बंदा बैंक के साथ डील करता है और क्या क्या डीलिंग होती है वो हम देखते हैं। सर ये बैंक में अक्सर कैश डिपॉजिट करवाता है। यस। तो ये अक्सर बैंक से कैश विड्रॉ करवाता है, हमने देखा है। ठीक है। और सर बैंक में कैश डिपॉजिट करवा दिया और कैश विड्रॉ करवा लिया, किसी को ये चेक इशू कर सकता है। क्या इशू कर सकता है? चेक इशू कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इसने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी थी, तो इसने अपने एम्प्लॉयज को चेक दे दिए कि आप बैंक में से विड्रॉ कर लेना, और ये एम्प्लॉयज अल्टीमेट बैंक में से जाते हैं और सैलरी विड्रॉ करवा लेते हैं। या स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई कस्टमर है, वो हमें चेक दे करके गया, हमने चेक रिसीव किया और वो अल्टीमेट हमने चेक कहां पे डिपॉजिट करवा दिया? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ये ट्रांजैक्शंस भी हमने द चैप्टर ऑफ जो है कैश बुक देखा था, चेक डिपॉजिट करवा दिया। और क्या था सर? एक आपने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन देखी हैं, लाइक ये उसका घर है, किसका? मिस्टर मलिक्स होम। तो मिस्टर मलिक घर के लिए पैसा निकाल के लेके जा रहा है बैंक अकाउंट जो हमारा बिजनेस का है। तो हमने इसके भी एंट्री डिस्कस की हुई है। अगर नहीं भी आपको ध्यान में तो डोंट वरी, ये टॉपिक हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो जिसको ड्राइंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ये इन द चैप्टर ऑफ जर्नल हमने डिस्कस कर रखा है। तो मैं पहले बोल रहा हूं, जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो भी पॉइंट हम इसमें देखने वाले हैं, वो अब तक की डिस्कशन के बीच में से हम उठाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स है जो बैंक के साथ हम करते हैं। हम बैंक से लोन भी लेते हैं, तो लोन हमने बैंक से ले लिया, तो लोन के बदले में हम बैंक को क्या पे करते हैं? लोन के बदले में हम बैंक को
इंटरेस्ट पे करते हैं। और इन केस हमने कैश डिपॉजिट करवा रखा है, हमारा यहां पे बैंक के पास कैश है, तो बैंक हमें रिटर्न इंटरेस्ट पे भी करता है। तो ये कुल मिला के थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन्स है जो किसी भी बिजनेसमैन को बैंक के साथ करनी पड़ती हैं। कैश विड्रॉ करवा लिया, कैश डिपॉजिट करवा दिया, लोन एक्सेट्रा करके। तो सर हाँ, ये तो हमें पता है। आपको इस रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज भी पता है स्टूडेंट्स, उसमें कोई इश्यू नहीं है। इसके रिगार्डिंग आपको जर्नल एंट्रीज भी पता है, लेकिन एक इश्यू और है जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डिस्कस करना चाहते हैं। वो क्या है, जरा ध्यान से समझना। मान लीजिए ये मिस्टर मलिक है, मिस्टर मलिक, और ये बैंक है, बैंक है। तो जो भी मलिक बैंक के साथ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, तो उसको अपने पास अपने एंड पे वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है। बेशक वो उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर रहा हो, बेशक उसको वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा हो, क्योंकि हमने देखा था कैश बुक, जो कैश बुक थी वो जर्नल का पार्ट ही थी। हमने काम इजी करने के लिए उसमें से वो ट्रांजैक्शंस जो कैश और बैंक के साथ रिलेटेड थे वो अलग कर दिया। तो इसमें वो भी टॉपिक अभी आएगा स्टूडेंट्स, जो हमने देखा था डबल कॉलम कैश बुक करके, कैश बुक के चैप्टर में। तो जो भी ये ट्रांजैक्शंस करता है, जो हमने ऊपर देखी हैं ये वाली ट्रांजैक्शंस, बैंक में कैश जमा करवा दिया, कैश विड्रॉ करवा दिया, बैंक से इंटरेस्ट आ गया, तो इस तरीके की जो भी ट्रांजैक्शंस थी वो इसका रिकॉर्ड नो डाउट मिस्टर मलिक मेंटेन कर रहे हैं। कौन मेंटेन कर रहे हैं? मिस्टर मलिक। मिस्टर मलिक कौन है? प्रोप्राइटर हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है। तो वैसा ही रिकॉर्ड बैंक अपने एंड पे भी मेंटेन कर रहा होगा, वैसा रिकॉर्ड बैंक अपने एंड पे भी मेंटेन कर रहा होगा। बैंक के पास सिस्टम लगा हुआ है ऐसा, तो बैंक सारा डाटा किस में फीड करता है? अपने कंप्यूटर में फीड कर लेता है। और हाँ, ये कंप्यूटर में भी फीड कर सकता है और अपनी बुक्स में भी लिख सकता है। तो क्योंकि हमने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं सीखी, तो इसलिए हम मानेंगे कि ये कैश बुक में या फिर जर्नल में वो एंट्रीज लिख रहा है। हाँ, तो सर क्या दिक्कत है? वो कंप्यूटर में लिखते हैं, हमने भी देखा है। जब हम कैश डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो वो हमसे स्लिप से ले लेते हैं और स्लिप में से वो जो काउंटर फोलियो है वो हमें दे देंगे और वो अपने पास रख लेते हैं। जो उसके साथ स्लिप सी होती है कैश डिपॉजिट की, हाँ, वो तुरंत वो उसी टाइम किस में फीड कर देते हैं? कंप्यूटर में फीड कर देते हैं। जी सर, हमने देखा हुआ है ऐसा सिस्टम, तो ठीक है। तो मान लो स्टूडेंट्स कि इस बंदे ने कैश डिपॉजिट करवाया 50,000। मैं पहले जर्नल एंट्री से शुरुआत करूंगा, बाद में हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं। तो ये जर्नल एंट्री क्या लिखेगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कि मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज आ गए। तो हमने याद है एक जेब में से निकाल कर दूसरी जेब में डाला था कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है कि हाँ, एक बैंक मतलब ये बैंक वाली पॉकेट है और ये कैश वाली पॉकेट है। हमने कैश निकाल के बैंक में डाल दिया, तो हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ गया। ऑल्दो हम ये बैंक इज द रिसीवर करके ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि बैंक में बैलेंस आ गया और हमारा कैश कम हो गया। चलो सर कोई बात नहीं है। आपके हिसाब से आपका जो बैंक में अकाउंट है, आपके हिसाब से आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपके कितने रुपए पड़े हैं? 50,000। तो 50,000 आपके उसमें पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जर्नल एंट्री तो बैंक ने भी अपने एंड पे लिखी होगी। तो बैंक ने लिखा होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मलिक। भाई मलिक से कैश आया है तो मलिक तो हमारी लायबिलिटी हो गया। तो ठीक है, जो जर्नल एंट्री है वो हम इसमें डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन बैंक के हिसाब से भी आपका वहां पे कितना जो कैश डिपॉजिट है वो मलिक के अकाउंट में, मलिक के अकाउंट में वहां पे भी कैश कितना जमा है? 50,000। और हमारे हिसाब से हमारे पास कितना है? 50,000। तो जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो वो ना केवल आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो, बल्कि वो ही ट्रांजैक्शंस बैंक अपने एंड पे भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो जैसे हमने 50,000 जमा करवाए तो हमने कहा कि हमारे 50,000 रुपया बैंक में पड़ा है, और बैंक ने भी कहा हाँ भैया आपका 50,000 पड़ा है, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है।
चलो कैश विड्रॉ करेंगे जब हम, अब स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली देखने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज में टाइम पास होगा अदरवाइज। तो कैश विड्रॉ करवा लिया 6000, तो क्या बैंक में अभी मेरा 50,000 बढ़ा है? द आंसर इज नो। मेरे हिसाब से बैंक में मेरा बैलेंस कितना है? 44,000, क्योंकि 6,000 मैं निकलवा चुका। और तुरंत उसी टाइम जो बैंक है वो भी आपका बैलेंस कितना कर देंगे? 44,000। कितना कर देंगे? 44,000। चलो सर और क्या हो सकता है? मान लो आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया, आपका जो भी बैलेंस बैंक में पड़ा है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक ने जब आपको इंटरेस्ट दिया, बैंक ने कहा भैया हमने आपको 400 रुपये इंटरेस्ट दे दिया, अभी आपका बैलेंस हो गया 44,400 और आपने भी वो इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री लिखी होगी। आपने एंट्री क्या लिखी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कि बैंक में हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, टू इंटरेस्ट 400। आपने बैंक डेबिट क्यों किया? क्योंकि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। जब भी बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम डेबिट कर देते हैं, जब बैंक का बैलेंस क्रेडिट कम होता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। ये हमने देखा था कि एसेट बढ़ रही है। अगर बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ रहा है इट मीन्स हमारी एसेट बढ़ रही है, अगर बैंक में हमारा बैलेंस कम हो रहा है इट मीन्स एसेट हमारी कम हो रही है। तो बैंक डेबिट हो गया। और आपने इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों किया? सर यो इनकम है। यस इनकम है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं स्टूडेंट्स, ये एंट्री हमने जरूरत नहीं है। तो जितना आपके हिसाब से आपका बैंक में बैलेंस पड़ा है, आप कह रहे हो कि हमने बैंक से 44,000 रुपीज, सॉरी 400 प्लस किया, 44,400 रुपीज आपसे आपने बैंक में से लेने हैं। तो बैंक भी कहेगा कि हाँ हमने आपको 44,400 देने हैं। स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो, अब अच्छा ये बताओ क्या ये दोनों बैलेंस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? आप भी कह रहे हो 44,000 मैंने लेने हैं, बैंक भी कह रहा है आपको 44,400 हमने देने हैं। क्या ये दोनों बैलेंस मिलने चाहिए कि जितने मैं कहूंगा उतनी वो बैंक कहेगा? द आंसर इज यस। सर यस, वो तो मिलने ही चाहिए, इसमें कौन सी दो राय है? तो ये दोनों बैलेंस आपस में टैली करने चाहिए, टैली माने मैच होने चाहिए। जी सर। लेकिन स्टूडेंट्स आपके दिल पे क्या बीतेगी अगर मान लो आपके हिसाब से, आपकी कैश बुक के हिसाब से, क्योंकि आप मान लो आप सारा जो डाटा है कहां फीड कर रहे हो? कैश बुक में कर रहे हो। तो आपके हिसाब से आपकी कैश बुक में 1 लाख बैलेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 लाख। तो आप तो कह रहे हो कि हाँ हमने बैंक में हमारा कितना पड़ा है? 1 लाख रुपया पड़ा है, हमने बैंक में से 1 लाख रुपया लेना है। लेकिन मान लो आप बैंक के पास गए, बैंक से पूछा बैंक मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है बता दो प्लीज। अगर आपको बैंक कहे कि आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 10,000 है तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? सर हम आग बबूला हो जाएंगे, हमें गुस्सा आएगा, क्योंकि एज पर अवर रिकॉर्ड्स हमारे बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए था? 1 लाख। लेकिन बैंक क्या कह रहा है कि हमने कितने देने आपके? 10,000। बस यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बैलेंस आपको मिलने चाहिए एज पर बैंक रिकॉर्ड्स और एज पर योर रिकॉर्ड्स कैश बुक के, वो आपस में टैली हो जाने चाहिए। लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट्स ये बैलेंस टैली नहीं करते। सर ऐसा हो कि हमारे हिसाब से 15,000 है और बैंक कहेगा नहीं भैया हमने तो आपका 1,65,000 देना है। सर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। ऐसा भी हो सकता है। आपके हिसाब से 15,000 बैलेंस है आपकी कैश बुक के हिसाब से, लेकिन बैंक क्या कह रहा है कि आपके अकाउंट में कितने पड़े हैं? 1,65,000 के। कितने के? 1,65,000 पड़ा है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने यही चीज देखनी है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस, कि आपके रिकॉर्ड के हिसाब से और बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से ये डिफरेंस क्यों आया है, वो हम चर्चा करने वाले हैं। हैरानी वाली बात तो है कि क्योंकि जबकि हम दोनों रिकॉर्ड सेम मेंटेन कर रहे हैं, जो एंट्री मैं लिख रहा हूं अपने एंड पे वही एंट्री बैंक लिख रहा है, तो दोनों का बैलेंस आपस में टैली करना चाहिए। लेकिन क्या कारण है सर कि मेरे हिसाब से बैंक में 1 लाख रुपया बैलेंस आ रहा है और बैंक के हिसाब से 10,000 आ रहा है? ये तो गड़बड़ वाली बात है। हाँ ये बहुत गड़बड़ वाली बात है।
अब देख, एक ध्यान से सुनना एक चीज, होता क्या है, जो ये डिफरेंस आ जाता है एज पर बैंक रिकॉर्ड और आपके रिकॉर्ड के हिसाब से, उसके 3 मेजर कारण हैं स्टूडेंट्स, उसके 3 मेजर रीजंस है। वो क्या है? कहीं तो गड़बड़ हुई है, कहीं तो गड़बड़ हुई है। सर गड़बड़ कैसे? वही दया, कुछ तो गड़बड़ है, CID वाली गड़बड़। सर गड़बड़ किससे हुई है? या तो ये गड़बड़ हुई है मिस्टर मलिक से, या तो ये गड़बड़ हुई है किससे? मिस्टर मलिक से। सर मिस्टर मलिक से कैसे गड़बड़ होगी? अभी बताता हूं। या फिर ये गड़बड़ हुई है बैंक पे, या तो ये गड़बड़ हुई है बैंक एंड पे, ओके। या फिर नीदर ये बैंकर्स मिस्टेक है नोर अवर ओन मिस्टेक है, ना ही ये बैंक की गलती है ना ही ये मेरी गलती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके वजह से ये गड़बड़ हुई है। तो ये दोनों डिफरेंसेस, जो दोनों बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे, उसमें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। या तो को वो गड़बड़ मेरे एंड पे हुई है, मिस्टर मलिक ने कोई गड़बड़ की है, या फिर बैंक ने गड़बड़ की है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ना ही बैंक की गलती थी ना ही मेरी गलती थी। सर ये तो समझ आ गया, लेकिन ना ही बैंक की गलती थी ना ही मेरी गलती थी, तो क्या भूत आकर के गड़बड़ कर गया? कुछ ऐसे समझ लो कि भूत आया, उसने गड़बड़ कर दी। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा, ढूंढना तो पड़ेगा कि भाई हम 1 लाख बोल रहे हैं, आप 10,000 बोल रहे हो, लड़ाई तो होनी है। राजे क्या मिस्टेक होती है, ध्यान से समझना। एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, ये एक बार क्या हुआ, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। तो मैंने क्या किया, अपने अकाउंट में मैं कैश डिपॉजिट करवा के आया। अब मैं कौन सा कैश बुक थोड़ा ना मेंटेन करता हूं, सैलरी तो इतनी आती नहीं, कैश बुक मैंने मेंटेन नहीं की। तो मैं बैंक में गया, तो ऐसा बैंक में चला गया, बैंक के पास मैंने वो जो वाउचर था, डिपॉजिट वाउचर था, वो फिल कर दिया। तो यहां पे मेरा अकाउंट नंबर, यहां पे मेरा अकाउंट नंबर, तो मैंने यहां पे 5,000 लिख दिया। क्या लिख दिया? 5,000। ध्यान से समझना कि गड़बड़ कैसे होती है, या तो बैंक एंड पे गड़बड़ हुई है, या मेरी गलती थी, या फिर ऐसी गलती जो ना ही मेरी थी ना ही बैंक की थी। बहुत ध्यान से समझना, हम सिर्फ चैप्टर की इंट्रो आज देख रहे हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि 5,000, हाँ यहां पे बैंक वो बैठे थे साहब, कैशियर साहब। हाँ जी, मैंने कहा सर आप मेरा बैंक में 5,000 डिपॉजिट करवा दो। सर कह रही कोई दिक्कत नहीं, आप वाउचर दे दो, कैश दे दो। मैं बड़ा खुश कि मेरा बैंक में 5,000 रुपया जो है, पहले मेरा बैलेंस नील था, तो मेरे हिसाब से बैंक में नील था, तो ऐसा करके तो मैंने 5,000 रुपये दिया और बैंक ने जमा कर दिया, और ये ऐसा स्टैम्प लगा के यहां पे इस तरीके से, हाँ, और एक इसका जो काउंटर फोलियो था वो ये वाला पोर्शन मुझे दे दिया। चलो मैं घर पे आ गया, और मेरे हिसाब से बैंक में कितने रुपए होने चाहिए? 5,000 होने चाहिए, क्योंकि मैं अभी अभी डिपॉजिट करवा के आया। जी सर। कुछ दिन बीते स्टूडेंट्स, आफ्टर 4 और 5 डेज मुझे वो पैसे की जरूरत पड़ गई थी। मैं अभी बैंक में कौन चेकबुक लेके जाए, मैं एटीएम में चला गया। ऐसा करके जब मैं एटीएम में अपना पिन डाल के कैश विड्रॉ करना चाहा, वहां पे बोल रहा था नो बैलेंस, नो सफिशिएंट बैलेंस। मैंने 5,000 निकलवाना था। फिर मैंने कहा चलो एटीएम में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा, मैंने इतनी बड़ी अमाउंट निकलवा ली, मैं ऐसे करता हूं 4,000 निकलवा लेता हूं। मैंने 5,000 लिखा, नो सफिशिएंट बैलेंस, 4,000 लिखा, नो सफिशिएंट बैलेंस, 3,000 लिखा, नो सफिशिएंट बैलेंस। तो फिर वहां से मैंने मिनी स्टेटमेंट निकलवाई। क्या निकलवाई? मिनी स्टेटमेंट। आपको पता है वो स्लिप से आ जाती है जिसमें 10 ट्रांजेक्शन होती हैं। तो वहां पे मेरा बैलेंस स्टूडेंट्स वही नील बता रहा था। क्या बता रहा था? नील। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया कि भाई ये बैलेंस कहां गया। तो फिर मैंने क्या किया, मैं बैंक में गया। मैं 3-4 दिन बाद बैंक में गया। मैंने कहा बैंक मैंने आपको 5,000 रुपये जमा करवाया था। हाँ, कह रहे कब करवाया था? हमें तो पता नहीं। मैंने कहा जी मैं जमा करवा के गया हूं और आप जो है वो अभी एटीएम में बोल नहीं रहा, और नो सफिशिएंट मतलब
नो सफिशिएंट बैलेंस आ रहा है, इनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा है, सॉरी। तो बैंक कह रहा है आपको याद है कब करवाए थे? मैंने कहा हाँ मेरे पास वो स्लिप सी पड़ी है, ये 4 अगस्त की बात है। अच्छा, तो बैंक ने कहा सर हम चेक कर लेते हैं प्लीज। तो बैंक ने ना, पता है जो ये पोर्शन था, ये बैंक के पास ना सेव पड़ा होता है। बैंक के पास क्या पड़ा होता है? सेव पड़ा होता है। तो बैंक ने ना 4 अगस्त के ये वाउचर्स निकाले। क्या निकाले? वाउचर्स। सर वाउचर क्या होता है? एक बार समझ लो, स्लिप है। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट डिस्कस करना है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वाउचर क्या है, काउंटर फोलियो क्या है, चेक क्या है, ऐसा करके। तो फॉर द टाइम बिंग समझ लो ये बैंक ने अपना ना रिकॉर्ड निकलवाया उसी टाइम, और मैं भी देखने लग गया कि बैंक कह रहा देखे तो इसलिए आपने जमा करवाए भी कि नहीं करवाए। तो मैं देखने लग गया बैंक के उनके पास खड़ा हुआ, तो वहां पे मेरा वाउचर था, मेरा भरा हुआ वाउचर उनके रिकॉर्ड में था। मैंने कहा ये देखो सर आपके पास ये वाला मेरा वाउचर पड़ा है, ये वाला। हाँ, तो फिर उन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया। क्या किया? उन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया कि भाई सिस्टम में चेक करो गड़बड़ कहां पे हुई है। तो उन्होंने 4 अगस्त को जो कैश डिपॉजिट की एंट्री डाली थी वो लिखी हुई। तो वो स्टूडेंट्स उन्होंने, बैंक ने मुझे कहा कि सॉरी सर आपके अकाउंट में ये पैसे जमा होने की बजाय किसी और के अकाउंट में जमा हो गए। सर ओ माय गॉड, तो मुझे तो फर्क पड़ गया। और बैंक ने कहा कि सर अभी हम आपके अकाउंट में डाल देते हैं, हम उसके अकाउंट में से काट लेंगे, गलती से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। सर ऐसा गलती क्यों हो सकती है? ऐसी नेग्लिजेंस, जब भी आप डिपॉजिट करते हो तो हो सकता है वो बैंक जो भी है कैशियर है बात फोन पे कर रहा हो, ठीक है, या फिर साथ वाले सर से कॉलीग से बात कर रहा हो और उसने आपका जो 69 था 59 डाल दिया। इसलिए तो जब डिपॉजिट करवाते होगे स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि हम एक बार बैंकर को बोलते हैं कि सर आप प्लीज मेरा नाम चेक कर लीजिए। क्या चेक कर लीजिए? नाम। क्या जो आपने अकाउंट नंबर सिस्टम में फीड किया है क्या वो वाकई हर्ष कुमार के नाम से है? तो कई बार वो चेक नहीं करते, तो उन्होंने 69 जो लास्ट में डिजिट थे वो 59 कर दिए। तो वो अकाउंट मेरे में जाने के बजाय पैसा किस में चला गया स्टूडेंट्स? किसी और अकाउंट में चला गया। बोलो गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? मेरे हिसाब से 5,000 रुपया था। मेरे हिसाब से कितना था? 5,000 रुपया था। और बैंक के हिसाब से कितना बोल रहा था वो? नील। स्टूडेंट्स क्या आप बर्दाश्त कर लोगे ये बात? यही तो गड़बड़ है। सर ये गड़बड़ किस हद तक हो सकती है? ये रहा, आपने 1 लाख जमा करवाया, बैंक की गड़बड़ है, बैंक ने वो पैसा कहीं और जमा करवा दिया, कहीं किसी और अकाउंट में जमा करवा दिया। ये तो वन ऑफ द रीजन है स्टूडेंट्स कि हाँ बैंक की गलती थी। किसकी गलती थी? बैंक की गलती। क्या इसमें आपकी गलती थी? आप घर पे आ जाते थे, आप घर पे आ जाओ, मैं घर पे आ जाता, मम्मा आज ना 5,000 का नुकसान हो गया, बैंक ने किसी और के अकाउंट में जमा करवा दिया, देखो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। क्या आप ऐसा कहोगे? आंसर नो। आप बैंक एंड पे वो गलती कह के आओगे कि भाई सही करो और मेरे अकाउंट में बैलेंस डालो। स्टूडेंट्स बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अगर आपके अकाउंट में 10 लाख आपने डिपॉजिट कराओ, बैंक पे बाय चांस बैंक के एंड पे कितना जमा हो गया? 10,000, तो बैंक की गलती है कि नहीं है? क्या आप चुप करके बैठ जाओगे? सर नहीं, 10 लाख जमा करवाया था, 10,000, ये तो समस्या गंभीर होती जा रही है। इसी समस्या का हल है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसी समस्या का हल है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ताकि हमें पता चले कि वाकई जितना बैलेंस हमारे हिसाब से हमारी कैश बुक में आ रहा है उतना ही बैलेंस क्या बैंक रिकॉर्ड्स में बोल रहा है। पता चला कि हम जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई डीलिंग कर रहे हैं, हमने कभी देखा तो है नहीं। हमारे हिसाब से तो भाई 10-20 लाख 20 लाख रुपया पड़ा था, उधर 2 लाख ही था सिर्फ। पता चला कोई और ही निकलवा के लेके जा रहा है। बोलो बात समझ आई? कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो ऐसा काफी रीजंस होंगे, जो रीजंस हम डिस्कस करें। ये वन ऑफ द रीजन मैंने करवाया है कि कैश डिपॉजिटेड बट नॉट अकाउंटेड फॉर बाय द बैंक, या फिर किसी और अकाउंट में उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। ये वन ऑफ द रीजन है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में हमने इसी रीजंस को जो है आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, ताकि फ्रॉड होने से बचा जा सके, ताकि हमें टाइमली पता चल सके कि गड़बड़ कहां हुई है। और अगर टाइमली ना पता चले तो हो सकता है कि काफी देर हो जाए, इस वजह से हमें रजे एज पर जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं, नॉर्मली बिजनेसमैन अगर जिनकी काफी सारी ट्रांजेक्शंस हैं, वो 15 दिन बाद ये बैलेंस मैच करने बैठ जाते हैं कि बैलेंस एज पर बैंक रिकॉर्ड कितना और बैलेंस हमारे पास कितना है।
अगर जिनकी कम ट्रांजेक्शन है वो नॉर्मली 1 मंथ बाद रिकंसाइल करते हैं, नॉर्मली 1 मंथ बाद रिकंसाइल करते हैं। और जिनकी कम ट्रांजेक्शन होती हैं वो 2 महीने बाद रिकंसिलेशन करवा लेते हैं कि वाकई ही बैंक में उतना ही बैलेंस है जितना एज पर हमारे रिकॉर्ड्स हैं। तो ये समझ आया स्टूडेंट्स। तो किसकी गलती से गड़बड़ हो सकती है? या तो मेरी गलती हो सकती है। सर आपकी गलती कैसे? वो भी एक ट्रेलर दिखाता हूं आपको। या फिर किसकी गलती हो सकती है? बैंक की गलती हो सकती है। या फिर ऐसा कि भूत की गलती है, ना मेरी गलती है ना बैंक की गलती है। लेकिन सर वो कौन सही करेगा? पहले स्टूडेंट्स एक चीज देखना, आपने अपनी गलती, आपकी अपनी मिस्टर मलिक की गलती क्या हो सकती है, ध्यान से देखना। ये मिस्टर मलिक की कैश बुक थी, हमने डबल कॉलम बनाई है, मैं इसलिए डबल कॉलम लिख रहा हूं, कैश बैंक, कैश बैंक, रिसीट पेमेंट, रिसीट पेमेंट। तो आपने बैंक में कैश जमा करवा दिया, अपने छोटू को भेज दिया कि छोटू छोटू जा कैश जमा करवा के आ। छोटू चला गया। आपने अपने जो असिस्टेंट लगाओ, छोटू नहीं, असिस्टेंट को पैसा दे दिए कि असिस्टेंट प्लीज आप पैसा जमा करवा के। आपने इसको 10,000 दे दिए। क्या दे दिए? 10,000 कि जा 10,000 जमा करवाया। तो ठीक है, वो करवाया। आप ना इधर एंट्री लिखने आ रहे थे कि हाँ बैंक में हमने जमा करवा दिया टू कैश। तो मैं ना इस पोर्शन की बात ही नहीं कर रहा अभी, ये वाले पोर्शन की। तो कैश में कोई गड़बड़ नहीं है सच, ठीक है। तो आपने कैश, इधर से आपके पास कस्टमर आ रहे थे, लगातार कस्टमर आ रहे, कोई कह रहा कितने का माल दो, कोई कह रहा कितने का माल दो, इतने घर से फोन आ रहे थे खाना खा लो खाना खा लो। तो आपने कहा कि मम्मी मैं अभी अभी आया, बस एक बार कस्टमर को भेज दूं और ये कैश बुक बना लूं, बात खत्म। तो आप आगे आपने ऐसे बात करते करते एंट्री लिख दी और गलती से आपसे अमाउंट क्या बढ़ गई? 1 लाख। तो आप भूल गए उसके बाद। तो बस ऐसा मैं एक ही ट्रांजेक्शन ले रहा हूं तो आपको लगेगा कि नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये गड़बड़ थोड़ा ना होगी, हो सकता है नॉर्मली। स्टूडेंट्स आदमी क्या है? आदमी गलतियों का पुतला है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 1 लाख। बहुत सारी ट्रांजेक्शन थी तो हम लोग पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। तो आपके हिसाब से बैंक में आपका बैलेंस कितना बड़ा है? 1 लाख। और बैंक में आपका बैलेंस कितना बड़ा है? सिर्फ 10,000। तो स्टूडेंट्स क्या ये बैंक की गलती है? अब बैंक के पास जाओ, लड़ने लग जाओ कि हमारे हिसाब से तो लाख है भाई, आपके हिसाब से तो 10,000 है, हमें हमारा 90,000 वापस दो। वो आपको धक्के मार के निकाल देंगे। हाँ, तो ये गड़बड़ कहां हुई है? अगर टाइम पे पता ना चला तो बाद में याद तो रहेगा ही नहीं। चूना लग सकता है, फ्रॉड हो सकता है बहुत ज्यादा। जी सर हो सकता है। तो सर फिर कैसे करेंगे हम? इन बैलेंसेस को मैच करेंगे। अगर कोई डिफरेंस आता है, और डिफरेंस क्यों आता है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों? अगर तो स्टूडेंट्स वो हमारी गलती हुई जिस वजह से बैलेंस गड़बड़ हुआ, तो हम अपने एंड पे ये गलती सुधारेंगे। ओ माय गॉड, ये तो मैं 1 लाख लिख गया गलती से, इसको करो भाई 10,000 करो। हाँ, अगर वो बैंक की गलती हुई, जैसे मेरे वाले केस में हुआ था, बैंक ने मेरा 5,000 डिपॉजिट किसी और के अकाउंट में कर दिया। जी सर हो गया। तो वो क्या आप घर पे आके अपनी मिस्टेक, मतलब जो आपकी गलती ही थी नहीं, वो आप लिख लोगे कि चलो यार गए तो गए ना? वो आप किससे करवाओगे? वो बैंक के पास जाके करवाओगे, सही। लेकिन जो गलती ना ही आपकी है ना ही बैंक की है, ना ही आपकी है और ना ही बैंक की है, वो गलती किससे ठीक करवाओगे? उसको भगवान पे छोड़ दो। किस पे छोड़ दो? भगवान पे। सर भगवान पे मतलब टाइम पे छोड़ दो। टाइम खुद ब खुद कुछ गलतियों को सुधार देता है, आपको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, बस उसे सबक सीख लेना। सर ये नहीं समझ आया, आपने मिस्टर मलिक की एग्जांपल भी दे दी कि उससे क्या गड़बड़ हुई। जो 10,000 जमा करवाया था, लिखे 1 लाख लिया, ठीक है। आपने बैंक की गलती भी बता दी कि जमा तो हमने करवाए थे लेकिन उसने किसी और अकाउंट में करवा दिए। लेकिन ये क्या है? ना ही बैंक ने ना ही हमारी गलती है। तो ये टॉपिक अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले क्रक्स पे आते हैं इसका। तो नॉर्मली जो हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं राजे, तो वो उसको टाइमली बैंक के साथ मैच करना जरूरी होता है। सर कैसे करते हैं मैच? क्या आप ऐसे करोगे मैच? आप ये लाला जी चले और अपनी कैश बुक लेकर के चल पड़े बैंक के पास, और बैंक के पास इतना रश था, सब लोग ऐसा कंप्यूटर पे बैठे थे, ठीक है।
फिर मैंने बोला कि नॉर्मली जैसे एक मंथ बाद हम रिकंसाइल करते हैं, अच्छा इसको बोलते हैं रिकंसिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, रिकंसाइल, मैच करवाना। क्या करवाना? मैच करवाना। मैंने बोला था ना बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसाइल माने मैच करवाना। क्या मैच करवाना? बैंक बैलेंस को। क्या मैच करवाना? बैंक बैलेंस को। यह भी पता लग जाएगा, बैंक बैलेंस को। बैंक को नहीं मैच करवाना हमने, बैंक बैलेंस जो है एज पर कैश बुक या फिर एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, वो हमने क्या करना है? मैच करवाना है कि अगर इसमें से डिफरेंस पाया गया, अगर इनमें डिफरेंस पाया गया, नॉर्मली ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली अगर चले तो, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें अक्सर डिफरेंस आता ही आता है। 99.99% लगा लो आप, अगर बिजनेस बड़ा है तो। वो क्या कारण है बताता हूं आपको। वही तो कारण आइडेंटिफाई करनी है कि क्या कारण है कि ये दोनों बैलेंस डिफरेंस जो है डिफर कर जाते हैं, बट व्हाटएवर। तो बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और एज पर बैंक रिकॉर्ड मिसमैच क्यों हुआ है, उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करो, उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करो और उस रीजंस को एक पेज पे उतारो। आप उस रीजन को एक पेज पे उतारो और जो उसमें बैंक की गलती होंगी वो बैंक से ठीक करवाएंगे, जो हमारी गलती होंगी, अवर ओन मिस्टेक्स, वो हम खुद करेंगे सही, और जो ना ही बैंक की है ना ही हमारी है वो किस पे छोड़ देंगे? सर टाइम पे छोड़ देंगे। टाइम उनको खुद ब खुद सही कर देगा। सर ये टाइम वाली बात हमें ना हजम नहीं हो रही, हो जाएगी, अभी ध्यान से देखना। तो हम कहां पे थे? हाँ, ये सारी ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। जो हमने लिखा था, ये ट्रेलर था, कैश डिपॉजिट करवाया, कैश विड्रॉ करवाया, कैसे कैसे गड़बड़ होनी है देखेंगे। तो हम क्या कह रहे थे? ये रहा, कहां गया, ये रहा। हाँ, लाला जी चल पड़े भाई। यहां पे स्टाफ बैठा था, लाला जी इनको कहा कि भैया यहां पे अपना कंप्यूटर दिखाओ हमें। क्यों कंप्यूटर क्यों दिखाएं? जो हमारे 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक है, आपका बैलेंस दिखाओ कितना है। तो इन्होंने बैलेंस चेक करके बता दिया, इन्होंने कहा कि 50,000 है। तो इसने कहा कि हमारे तो 60,000 रुपया है भाई, 10,000 की गड़बड़ होगी। ओहो, तो आप ऐसे करो, मुझे यहां पे बिठाओ, हम 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक मैच करेंगे कि मेरी वाली कैश बुक में वो ट्रांजैक्शन है, आपके वाले में कितनी है। आप बैठो ऐसे। तो क्या स्टूडेंट्स पॉसिबल है कि वो लाला जी वहां पे कंप्यूटर पे जाके बैठ जाएंगे और कहेंगे भाई दिखाओ 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 हमें, और ऐसा सारे लाला जी आ जाएंगे और सारे बैंक भर जाएंगे। 30 अप्रैल को सब पहुंच गए कि हमारा बैंक बैलेंस मिलवाओ, हमारा बैंक बैलेंस रिकंसाइल करवाओ। आंसर इज नो। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ध्यान में है, जब भी हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो वो हमें एक पासबुक देता है। क्या देता है? पासबुक। ऐसा बुक, नोटबुक कॉपी से होती है, सबने देखी होगी। तो पासबुक दे देता है। तो पासबुक आपको दे देता है। जब भी आप बैंक को खोलोगे ना, बैंक आप हमें बैलेंस बता दो कितना है, तो बैलेंस बता देगा। और जब आप कहोगे ना कि हाँ हमें ट्रांजेक्शन दिखाओ, वो कहे भैया पासबुक ले आओ। क्या ले आओ? पासबुक। तो हम ऐसे करते हैं, उसको मशीन में डाल के हम प्रिंट निकाल देते हैं। वो प्रिंट को आप घर पे ले जाओ, आप उसको प्रिंट को ले आओ घर पे। हाँ, तो जो बैंक का रिकॉर्ड था वो हमें किस पे मिलेगा? हमारी पासबुक पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? पासबुक पे। वो पासबुक क्या है? बैंक रिकॉर्ड्स ही है। पासबुक में हम कोई छेड़खानी, वो जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो जो भी रिकॉर्ड्स बैंक के सिस्टम में है वो आपको वहां पे बिठा के चेक नहीं करवाएंगे, वो आपको उसकी पासबुक के सारी एंट्रीज जो है उस पर करवा के दे देंगे। फिर आप घर पे आके मैच करो कि जो मेरे हिसाब से 60,000 है, बैंक के हिसाब से 50,000 है एज ऑन 30 अप्रैल, वो डिफरेंस क्या है? क्या मैंने कोई एंट्री नहीं लिखी या फिर बैंक ने कोई एंट्री फालतू लिख दी? वट एवर द रीजन इज, वो रीजंस आप आइडेंटिफाई करोगे और उन रीजंस को आप पेज पे लिखोगे। और जो भी रीजंस पेज पे लिखेंगे, जो आपकी खुद की गलतियां थी वो आप खुद सुधारोगे, जो बैंक की गलतियां थी वो बैंक को सुधारनी पड़ेंगी, और जो किसी की भी गलती नहीं थी वो परमात्मा पे छोड़ दो, उसको टाइम पे छोड़ दो,
वो अपने आप गलतियां टाइम पे सही हो जाएंगी। सर ओके, हम समझ आ गया अब। सर लेकिन ये कारण कौन कौन से हो सकते हैं और इनको कैसे कैसे सही करना है ये भी देखते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं। क्यों स्टेटमेंट माने एक पेपर पे उतारनी है वो गलतियां सारियां। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज और बताओ, एक चीज और, ये आप पे ना अप्लाई करता हूं। नॉर्मली जैसे आप मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो या लाइक अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसा मेंटेलिटी होती है बच्चों की। आपका जैसे डेप्रिसिएशन हमने चैप्टर किया और आपका बैलेंस जो है 5,10,000 आ रहा है और जो आंसर था क्वेश्चन में उसका आ रहा है 5,05,000। तो डिफरेंस कितने का आया? एज पर आंसर बुक जो है वो कितना है? 5,05,000 और आपके हिसाब से कितना आया? 5,10,000। तो स्टूडेंट्स आप ये बताओ क्या वाकई 5,000 की गड़बड़ होगी? एग्जैक्टली 5,000 की कोई अमाउंट की गड़बड़ होगी? अब मुझे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर डिफरेंस आंसर का 5,000 हुआ तो स्टूडेंट्स सब क्या ढूंढने लग जाते हैं कि देखो कहीं क्वेश्चन में 5,000 तो नहीं है क्या? ऐसा हमेशा होगा कि अगर डिफरेंस मान लो बैंक के हिसाब से 1 लाख है और मेरे हिसाब से 80,000, जो पर्टिकुलर डिफरेंस है किसी एंट्री का वो भी 20,000 वाली ही एंट्री होगी? स्टूडेंट्स नो, आंसर इज नो। वैसे हो सकता है कि 4,000 वाली 5 एंट्रियां गड़बड़ हो, 1,000 वाली गड़बड़ हो, फिर 2,000 वाली गड़बड़ हो, फिर 17,000 वाली गड़बड़ हो। तो अगर डिफरेंस 20,000 का है, जो आपके केस में अगर डिफरेंस 5,000 का, डजंट मीन कि वो एक ही एंट्री है जिसकी वजह से वो गड़बड़ हुई है। वो नंबर ऑफ एंट्रीज का समअप हो सकता है जिसकी वजह से वो डिफरेंस आया आपके आंसर में 5,000 का और मेरे बैलेंस में 20,000 का फर्क आया है। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंस है हमें 30 अप्रैल को पता चलेगा। वो हमने पूरे मंथ की ट्रांजेक्शन का जो है पोस्टमार्टम करना है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे और क्या कारण है उसको आइडेंटिफाई करना है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर अब हमें ना पूरी समझ आ गई। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? द स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, इंग्लिश में हम इसको बाद में याद करते हैं, वो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं बैंक के बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए। रिकंसाइल मतलब मैच करवाना है, तो मैच करवाएंगे तो 2 चीजें होनी चाहिए। एक टीम का मैच थोड़ा ना होता है, 2 टीम्स होनी चाहिए। हाँ, किसको मैच करवाना चाहते हो? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है और बैलेंस एज पर बैंक रिकॉर्ड ना, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना और बैलेंस एज पर पासबुक कितना है स्टूडेंट्स, हम ये मैच करवाना चाहते हैं। तो द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक। और उसके काफी सारे रीजंस हैं जो डिफरेंस आया है, हमने उस रीजंस को पेज पे उतार के वो डिफरेंस खत्म करना है। और नॉर्मली ये पासबुक जो स्टेटमेंट है वो कब बनती है? आफ्टर 1 मंथ बना लो, आफ्टर 15 डेज बना लो, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्री कब होते हो। सर हम तो फ्री नहीं होते, हम तो सारा दिन खेलते रहते हैं। स्कूल जाओ, स्कूल से बाद होमवर्क करो, ये झंझट। होमवर्क के बाद नहीं हम रिकंसाइल करते हैं, हम तो बस निकल लेते हैं। नहीं, तो जो बिजनेसमैन है वो उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लगेगा कि आपका बैंक में कितना बैलेंस है 10 लाख और उधर कितना हुआ 10,000। रातों रात चूना लग गया, 9,90,000 था। अगर समय पे ये समस्या, इस समय पे ये प्रॉब्लम, जो समय पे ये दिक्कत आई है, फ्रॉड आई है, अगर इसको नहीं आइडेंटिफाई किया गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तब तक तो वो लेकर कोई पैसे भाग गया होगा। सर ऐसे कैसे भाग जाएगा? स्टूडेंट्स हैं लोग कहीं जो आपके पीछे लगे हुए हैं कि ये एक गलती करे बंदा, हम इसको खत्म कर देंगे। वो है तो बच के चलना है, इसलिए टाइमली रिकंसाइल करते रहना अपना बैलेंस एज पर कैश बुक जो आपके पास है और जो बैलेंस एज पर पासबुक है। पासबुक मतलब आपको बैंक के जाना पड़ेगा बैंक के पास, और बैंक आपको वो जो उनके पास रिकॉर्ड है उसको प्रिंट आउट करके दे देगा पासबुक पे। फिर घर पे आओ और बैठो कि हाँ ये भाई डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस मेरी गलती है, वो वाला डिफरेंस उसकी गलती है, ऐसा करके। तो स्टूडेंट्स हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाएंगे। बहुत ध्यान से समझना क्या क्या कारण है, धीरे धीरे करेंगे। आप एक काम करते हैं, आप सोचना
अगर लाइव क्लासेस होती तो हम कहते हैं कि एक कारण मैं बताता हूं, एक कारण आप बताना। तो अभी तो मेरे को कारण सारे में मुझे बताने पड़ेंगे, लेकिन मेरा एक कारण जब भी मैं बोलूंगा तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए आप दूसरा कारण ढूंढने की कोशिश करना कि हाँ ये कारण भी हो सकता है सर, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको पहले वाले में ना, जो पहला वाला पॉइंट मैं बोलूंगा उसमें क्लू मिल जाएगा अगले वाले पॉइंट का। तो स्टूडेंट साथ में ये पार्टिसिपेट करना, बहुत मजा आने वाला है। तो वो रीजंस हम दो तो देख ही लेते। ओके, तो एक दो चीजें और हैं। इससे पहले हम रीजंस की तरफ बढ़े, उत्सुकता बढ़ रही है आप लोगों की कि हाँ सर ऐसे कैसे, हम नहीं छोड़ेंगे, आज ना छोड़ेंगे हम ऐसा बैंक को दम दमादम करके। तो सर आप फटाफट डिस्कस करो इशू जो है। स्टूडेंट्स, इशू डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स क्लियर करवाता हूं, कुछ टर्म्स, उसमें पजल मत होना, क्योंकि पजल होना हमने सीखा नहीं। हम जितना भी पढ़ रहे हैं दे लॉजिकल पढ़ रहे हैं, क्रैमिंग हम किसी भी चीज की नहीं करेंगे। हम सर चीजों को प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके साथ जोड़ के चलेंगे। अकाउंट कोई सब्जेक्ट थोड़ा ना है, अकाउंट तो एक एंटरटेनमेंट का साधन है। हाँ सर, मजे लेने हो, जब भी आप बोर हो रहे हो घर पे तो क्या खोल लो, अकाउंट की बुक खोलो, मजे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, मजे लो। एक चीज बताता हूं, अगर आप में से किसी ने बैंक की पासबुक देखी हो तो वो आप समझ जाओगे। ऑल्दो मैंने इशू ना ये पहले डिस्कस किया हुआ है कैश बुक चैप्टर में। आपने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में, कैश डिपॉजिट करवाया, आपका जो बैंक में बैलेंस है वो 50,000 प्लस हो गया। क्या हो गया? 50,000 प्लस हो गया। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो आपने एंट्री भी लिखा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। तो स्टूडेंट्स, आपने बैंक को डेबिट किया। जी सर, बैंक को डेबिट किया, क्यों? क्योंकि आप जब भी आपकी कोई एसेट इंक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट करते हो। जी सर, जब जब भी हमने, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी से पैसे लेने हैं तो हमने उसको क्या किया है? डेबिट किया है। हाँ, हमने बैंक से 50,000 लेने हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, बैंक अपने एंड पे क्या एंट्री लिखेगा आपको पता है? बैंक लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मलिक 50,000। क्या सर बैंक भी ऐसी एंट्री लिखता है? ऐसे नहीं लिखता, लेकिन सिस्टम ऐसा ही होता है, वो डायरेक्टली उसमें फीड करता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। हमें भी है एक टॉपिक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एंट्रीज होती हैं। टैली, ईआरपी, बिजी सॉफ्टवेयर, ऐसा उसमें है 11th में, तो देखेंगे वो। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मलिक। स्टूडेंट्स, मिस्टर मलिक को क्रेडिट क्यों किया आपको पता है? सर, मिस्टर मलिक को क्रेडिट क्यों किया? सर, ये बैंक की लायबिलिटी है। हाँ सर, आपने बताया था या तो क्रेडिट लायबिलिटी होती है या फिर क्या होती है? इनकम होती है। बैंक ने कहा 50,000 हमने आपके देने हैं। आपने स्टूडेंट्स प्लस किया या माइनस किया? बैंक बैलेंस प्लस हुआ, बैंक भी प्लस हुआ। लेकिन एक चीज टर्म पढ़ना, जब भी आपके अकाउंट में बैंक प्लस कर रहा होता है, जब भी आपके अकाउंट में बैलेंस कोई प्लस कर रहा होता है तो आप उसको, बैंक उसको क्रेडिट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? क्रेडिट। अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक क्या होती है? अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड। जब भी बैंक ने आपके अकाउंट में कुछ प्लस किया है तो वो बैंक क्या बोलता है, या हम क्या बोलते हैं? अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, माने बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी। क्या कर दी? क्रेडिट कर दी। स्टूडेंट्स, जब भी आपने पासबुक देखी होगी ना, तो वहां पे प्लस माइनस नहीं लिखा होगा कि आपने कैश जमा करवाया 50,000 ऐसा करके। चलो एक चीज बताता हूं, मान लो ये बैंक के रिकॉर्ड्स हैं, आपने कैश जमा करवाया 50,000 प्लस हो गया। हाँ जी सर, हो गया। उसके बाद आपने कैश निकलवाया, चलो आपने 4,000 रुपया कैश निकलवाया,
तो बैंक लिख देगा कैश 4000 निकलवाया और बैलेंस कितना रह गया 46,000, प्लस या माइनस, प्लस। लेकिन ये प्लस माइनस का सीन नहीं है, बैंक इसको बोलता है कि हमने क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। जब भी बैंक आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाता है तब क्या कर रहा होता है? वो क्रेडिट कर रहा होता है। दूसरा देखना स्टूडेंट्स, आपने बैंक में से पैसा निकलवाया, ये रहा, आपने एंट्री क्या लिखी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 4000। चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे। बैंक ने भी तो ऐसी कुछ एंट्री लिखी होगी, अगर उसने अपने एंड पे एंट्री लिखी होगी तो क्या लिखा होगा? टू कैश मलिक अकाउंट डेबिट 4000। तो यहां पे मलिक को बैंक ने डेबिट क्यों किया? क्योंकि मलिक का बैंक ने पैसा कम देना है। पहले जब देना था तो लायबिलिटी बनाई थी, अब लायबिलिटी बैंक क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है कि भाई हमने 4000 थोड़ा देना है, 4000 कम करेंगे। तो कम करने का तरीका क्या था? हमने रिवर्स कर दिया, मलिक को डेबिट कर दिया। जब जमा किए तो क्रेडिट कर दिया, जब वो निकलवा करके ले गया तब डेबिट कर दिया। तो बैंक जब भी आपके पैसे काटेगा, वट एवर द रीजन इज, किसी भी कारण से अगर बैंक आपका बैलेंस जो है कम कर रहा है तो मतलब आपको क्या करेगा? वो डेबिट करेगा। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से जो यहां पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, पासबुक में आप घर पे जाकर के देखना, यहां पे प्लस माइनस नहीं लिखा होगा, यहां पे लिखा होगा क्रेडिट और यहां पे लिखा होगा डेबिट। यहां पे लिखा होगा क्रेडिट, जब भी बैंक आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाता है तब वहां पे क्रेडिट करता है। जब आपके बैंक अकाउंट में से पैसा कट कर रहा होता है वो क्या करता है? डेबिट करता है। तो 46,000 बैंक कहेगा क्रेडिट। 46,000 बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, माने आपका उसने पैसा देना है, लायबिलिटी है उसकी। क्या है? लायबिलिटी है। लेकिन स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक। अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक माने जब भी बैंक डेबिट कर रहा होता है तो मान लो आपके वो बैलेंस कट कर रहा है। स्टूडेंट्स उल्टा है। हमने एक चीज देखी, जब भी बैंक जमा करेगा तो वो क्रेडिट करेगा, जब भी माइनस करेगा तब वो क्या करेगा? डेबिट करेगा। सर यस, ये तो अकाउंटिंग है। क्रेडिट मान लो उसने देने हैं और डेबिट मान लो उसने नहीं देने। स्टूडेंट्स यहां पे दिक्कत है। याद है हम कैश बुक बनाया करते थे? जी सर हाँ, रिसीट, इसको कैसे भूल सकते हैं? ये तो सबसे प्यारा चैप्टर था, करना तो कुछ होता नहीं था इसमें। आपने बैंक में जमा करवाया, चलो ये तो मैंने जर्नल एंट्री लिखवाई। आपने बैंक में पैसा जमा करवाया तो रिसीट साइड लिखते थे कि नहीं लिखते थे? यहां पे मैं सिर्फ बैंक वाले कॉलम की बात कर रहा हूं। कौन से वाले कॉलम की? बैंक वाले। में इसको डिस्कस ही नहीं करना चाहता क्योंकि कैश नहीं मैच करवा रहे हम। क्या मैच करवा रहे हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस किस चीज का? बैंक का बैलेंस। तो आपने यहां पे कैश जमा करवाया, टू कैश 50,000। याद है स्टूडेंट्स, ये साइड डेबिट होती है और ये साइड क्रेडिट होती है। आपका उल्टा है। जब भी आप प्लस कर रहे होते हो, आपने कहा था ना कि 50,000 प्लस हो गया, जब भी आप प्लस कर रहे होते हो तो आप डेबिट कर रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो? डेबिट, क्योंकि आपकी एसेट है। लेकिन जब भी आपने विड्रॉ किया, आपने यहां पे लिखा बाय कैश, कितना? 4,000। क्या? 4,000। तो 4,000 आपने माइनस करना था। क्या करना था? माइनस। स्टूडेंट्स प्लस माइनस तो समझ आ जाता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब हमने अपना बैलेंस कम किया, हमने उसको क्या किया? क्रेडिट किया, क्योंकि क्रेडिट साइड हम पेमेंट्स लिखते हैं, क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं? पेमेंट। बस यही है एक कॉन्सेप्ट कि जब हम प्लस करेंगे तो हमारी तो एसेट है भाई, हाँ हमने एसेट कम करनी है तो क्रेडिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये इशू है। एक सिंपल सी टर्म थी कि अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक माने क्या होता है? बैंक ने कोई भी कारण से पैसे काट लिए। अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने वो हमारा पैसा जो है वो जमा कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये है कॉन्सेप्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको समअप करते हैं अभी कि भैया ऐसी स्टेटमेंट है जो रिकंसाइल करवाने के लिए बनाई जाती है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये बैलेंस मैच होने चाहिए, वैसे ये होते नहीं है क्योंकि बहुत सारी रीजंस हैं।
हमने उस रीजंस को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है। वो रीजन या तो बैंक एंड पे होंगे या मलिक के एंड पे होंगे, या फिर ऐसी गलतियां होंगी जो परमात्मा समय आने पर सुधार देगा। सर ऐसी कौन सी गलतियां हैं? हमने मलिक की गलती भी देख ली थी, हमने बैंक की गलती भी देख ली थी, लेकिन जो बाकी गलतियां हैं वो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले नहीं है। और इस बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सोच के आना स्टूडेंट्स कि क्या कारण हो सकते हैं कि हमारे बैलेंस कुछ और बोल रहा है और बैंक का बैलेंस कुछ और बोल रहा है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।